हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे आज सीलियन कलर लेवल 5 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर है बिलासपुर डिवीजन का। 13.5% कोटे के आधार पर क्वेश्चन पेपर हुआ था। ये 13/10/2023 को एग्जाम हुआ था। इसको देखें, समय 2 घंटा, मार्क है 100 का। अधिकतम मार्क आपका 100 अंक का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय औचित्य का सिद्धांत कैनोन संबंधित है। द प्रिंसिपल कैनोन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज इज द रिलेटेड टू। तो ये है सार्वजनिक धन का व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा था, किसी कर्मचारी के बकाया निपटान की गणना के लिए रनिंग भत्ते का कितना प्रतिशत लिया जाता है। किसी कर्मचारी के बकाया निपटान की गणना के लिए रनिंग भत्ते का कितना प्रतिशत लिया जाता है। तो ये लिया जाता है 55%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जीईएम का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपका है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। ऑप्शन नंबर ए सही है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस के लिए नियोक्ता का योगदान कितना होता है। एनपीएस के लिए नियोक्ता का योगदान कितना प्रतिशत होता है। तो वेतन का 14% तक बेसिक प्लस डीए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम न्यूनतम वेतन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1948 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं के अनुरोध या हस्तांतरण की स्थिति में अनुमेय सीटीजी का राशि है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, शून्य है। सीटीजी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, सीटीजी। तो ये हो जाता है कंपोजिट ट्रांसफर गेन। स्वयं के अनुरोध हस्तांतरण की स्थिति में अनुमेय सीटीजी की राशि कितनी होती है, शून्य होती है। और सीटीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कंपोजिट ट्रांसफर गेन। अगला क्वेश्चन है, यह रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार रेलवे की कर्मचारी को रिटायरमेंट के बेसिक का 80% कंपोजिट ट्रांसफर गेन के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीएएन का पूर्ण रूप क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका है टैक्स डिटेक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। टीएएन का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिटेक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मासिक वेतन निकालने के लिए किस उपस्थिति को ध्यान में रखा जाता है। तो ये ए और बी दोनों रखा जाता है। एक्चुअल अटेंडेंस और एब्सेंस अटेंडेंस दोनों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वास्तविक उपस्थिति और अनुमानित उपस्थिति दोनों रखा जाता है। अज्यूम्ड अटेंडेंस और एक्चुअल अटेंडेंस। अगला क्वेश्चन है, एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपका न्यू पेंशन स्कीम होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, न्यू पेंशन स्कीम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के लिए कौन पात्र है। तो पैरा मेडिकल डॉक्टर लोग पात्र हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। लिखा है एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के लिए कौन पात्र है। तो पैरामेडिकल डॉक्टर होते हैं, वो एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फॉर्म टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए है। 11 नंबर के डी है, फॉर्म 26 एएस। ऑप्शन नंबर डी सही है, फॉर्म 26 एएस। अगला क्वेश्चन है, सीईए के तहत ट्यूशन फीस कर्मचारी के डैश जीवित बच्चों को दी जाती है।
12 नंबर के 2 बच्चों के लिए होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेलवे सेवा आचरण नियम के तहत कोई भी रेलवे कर्मचारी दूसरे व्यक्ति से कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, ये किस रूल में है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 के सी में, रूल नंबर 13 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी रेलवे सेवा आचरण नियम के तहत कोई भी रेलवे कर्मचारी दूसरे व्यक्ति से कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, रूल नंबर 13 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निवास परिवर्तन सहित 20 किलोमीटर से कम दूरी के किसी अन्य स्टेशन पर स्थानांतरण पर मौजूदा नियमों के अनुसार कितना CTG देय होता है, मतलब कंपोजिट ट्रांसफर गेन दिया जाता है? 14 नंबर के तो 1/3 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सेवा आचरण नियमों के अनुसार प्रत्येक रेलवे कर्मचारी पूर्ण सत्यनिष्ठ बनाए रखें, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखें, ऐसा कुछ भी ना हो जो रेलवे कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो, तो उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वेतन अवधि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत तय की गई है? 60 नंबर का क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही है। 1936 PW एक्ट 1936, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। रूल नंबर 3 क्या किसमें दिया गया है, किस लिए है? 17 नंबर का, आचरण नियम और संबंध, किस आचरण नियम किससे संबंध है? तो रूल नंबर 3 किससे संबंधित है? पहले के ए सही है, ए है। रूल नंबर 3 जनरल से संबंधित है। और रूल नंबर 3A जो दिया गया है आपका 2 का 3 सही है। क्या है? तत्परता और शिष्टाचार। आप रूल नंबर 3B जो दिया गया है सरकारी नीति का पालन। और रूल नंबर 3C दिया गया है कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो रूल नंबर क्या है? रूल नंबर 3 दिया गया है जो सामान्य नियम है। रूल नंबर 3A है तत्परता और शिष्टाचार। रूल नंबर 3B जो दिया गया है वो सरकारी नीति का पालन। और रूल नंबर 3C जो दिया गया है वो कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक, आचरण नियम। अगला क्वेश्चन, ये कोई अधिकारी 8 किलोमीटर की दूरी से अधिक दूरी पर काम करता है तो यात्रा भत्ता का कितना प्रतिशत स्वीकार है 3 घंटे के लिए? तो 30% है। 18 नंबर के ए 30%। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सेवक आचरण नियम का निम्नलिखित में से कौन सा नियम राजनीति और चुनाव में भाग लेने से रोकता है? तो रूल नंबर 5 रोकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, HBA पर ब्याज की वसूली किस्तों में की जाती है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो 60%, 60 किस्तों में। और HBA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है HBA का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को या उसके बाद नियुक्त रेलवे कर्मचारी पर छुट्टी नियम लागू होंगे? 21 नंबर का क्वेश्चन है। 1/2/1949 से 1 फरवरी 1949 को निम्न में से किस तारीख से को या उसके बाद नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर छुट्टी नियम लागू होंगे? तो 1/2/2049 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय दंड भुगत रहा हो तो क्या वह पेंशन का हकदार है? यदि हाँ तो किस प्रकार की पेंशन दी जाएगी? तो उसको दिया जाएगा हाँ दिया जाएगा अनियमित पेंशन, प्रोविजनल पेंशन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
2016 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन पूछा है विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2016 में। अगला क्वेश्चन है डीसीजीआर की न्यूनतम राशि क्या है यदि कर्मचारी की सेवा के 1 वर्ष पूर्व के भीतर मृत्यु हो गई है? 24 नंबर का सी। 2 महीने का मूल वेतन। सी डीसीआरजी की न्यूनतम राशि क्या है यदि कर्मचारी की सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु हो गई है? तो 2 महीने का मूल वेतन मिलेगा उसको। और फुल फॉर्म पूछा जाता है डीसीआरजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी दिया जाता है, मृत्यु सह सेवानिवृत्त उपादान। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी दिया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है डीसीआरजी का। तो 2 महीने का मूल वेतन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी को पूर्ण व्यापी रूप से निम्नलिखित में से किस छुट्टी में परिवर्तन किया जा सकता है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो LHAP में कन्वर्ट किया जाएगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को पूर्वव्यापी रूप से निम्नलिखित में से किस छुट्टी में परिवर्तन किया जा सकता है? LHAP में। अगला क्वेश्चन है डीसीआरजी की अधिकतम राशि क्या है? 20 लाख रुपए है। ऑप्शन नंबर बी सही है। डीसीआरजी की अधिकतम राशि क्या है? 20 लाख रुपए। इसका फुल फॉर्म बता दिया हूं। अगला क्वेश्चन है IREC खंड 1 का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय अवकाश नियमों से संबंधित है? चैप्टर 5 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित नहीं है? 28 नंबर के डी, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद भी है, CTSE भी है और RELHS भी है। तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। उम्मीद का है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, और CTSE का फुल फॉर्म होता है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, और RELHS का फुल फॉर्म होता है रिटायर्ड एम्प्लॉय लेबरलाइज्ड स्कीम, रिटायरमेंट एम्प्लॉय लेबरलाइज्ड स्कीम। अगला क्वेश्चन है कोई रेलवे नहीं नौकर को कितने वर्ष से अधिक की लगातार अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी दी जाएगी? 29 नंबर का 5 वर्ष। क्वेश्चन पूछा है कोई रेलवे कर्मचारी नहीं हो और नौकर को कितने वर्ष से अधिक की लगातार अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी दी जाएगी? 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है ग्रेजुएटी के निलंबन भुगतान पर ब्याज किसके द्वारा स्वीकृत की जा सकती है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो इनमें से कोई नहीं है। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। FA का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एडवाइजर, और CAAO का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है चीफ अकाउंट ऑफिसर। PCPO का भी फुल फॉर्म है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान कुल अधिकतम कितने दिनों का अवकाश नकदीकरण अनुमेय है? 31 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से कोई नहीं है, 60 दिन तक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान न्यूनतम मूल्य पेंशन स्कीम है, वर्तमान न्यूनतम मूल्य पेंशन क्या है? 32 नंबर। वर्तमान न्यूनतम मूल्य पेंशन कितनी है? 15,000 रुपये है। इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या है रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति को एक विशेष पास दिया जा सकता है न्यायिक मामले में। तो ये सही है, पहला सही है। कह रहा कौन सा गलत कौन सा है वो बताना है। पीटीओ पर वापसी यात्रा के लिए वैधता की कोई निश्चित सीमा नहीं, ये गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है।
ठीक है, क्योंकि 5 महीने होता है। स्कूल पास पर यात्रा अवकाश की अनुमति सही है। और प्रथम श्रेणी विशेषाधिकार पास धारकों के लिए केवल 70 किलोग्राम सामान की अनुमति है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन, पेंशन के संराशीकरण का अधिकतम प्रतिशत कितना अनुमत है? 34 के सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 40%। अगला क्वेश्चन, डीआरएम मेटल पास के लिए पात्र होता है? 35 नंबर के बी ऑप्शन सही है, चांदी। अगला क्वेश्चन, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त पर सामान्य किराए के भुगतान पर कितनी अवधि तक रेलवे तिमाही को बरकरार रखा जा सकता है? एक कर्मचारी सेवानिवृत्त पर सामान्य किराए के भुगतान पर कितनी अवधि तक रेलवे तिमाही को बरकरार रखा जा सकता है? 36 के ए ऑप्शन 4 मंथ। अगला क्वेश्चन है, राजपत्रित अधिकारी 1 वर्ष में विशेषाधिकार पास के डैश के लिए पात्र है? 37 नंबर के ए। राजपत्रित अधिकारी 1 वर्ष में विशेषाधिकार पास डैश सेट के लिए पात्र है? 6 सेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र है? 20 वर्ष। 38 नंबर का, वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र है, मतलब 10 वर्ष तक वो पेंशन ले सकता है, 10 वर्ष के बाद ले सकता है। अगर 10 वर्ष किया हुआ है, मैक्सिमम आपका 20 वर्ष करना है, न्यूनतम 10 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीओ के आधे सेट की वैधता कितने महीने के लिए होती है? तो ऑप्शन में दिया नहीं, इनमें से कोई नहीं, 5 मंथ है, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेलवे कर्मचारी को जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो, अनुकंपा स्वीकृत की जा सकती है भत्ता? 40 नंबर का, तो ये पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के 2/3 से अधिक नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी रेलवे कर्मचारी को जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो, अनुकंपा स्वीकृत की जा सकती है भत्ता? तो पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के 2/3 से अधिक नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1890 में। भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित हुआ था? 1890 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ईएमएसीपी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए कितने वर्षों के एपीएआर पर विचार किया जाता है? 42 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 3 वर्ष। तो एपीएआर का फुल फॉर्म भी पूछता है, एमएसीपी का भी फुल फॉर्म पूछता है। एपीएआर का एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है। एमएसीपी का फुल फॉर्म मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम होता है। एपीएआर का एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है। एमएसीपी का फुल फॉर्म मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम हो। अगला क्वेश्चन है, विधवा पास योजना उन रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं के लिए शुरू की गई थी जो सेवा में थे। ये कब से लागू हुआ था? 43 नंबर का क्वेश्चन है। 12/3/1987 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेड बी में पदोन्नति के लिए एपीएआर के अनुभाग सेकंड 5500 से 9000 रुपये और उससे ऊपर लेवल 6 और उससे ऊपर के ग्रेड वाले कर्मचारियों के संबंध में डैश को द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा। तो 44 नंबर के बी ऑप्शन सही है, सीनियर स्केल के द्वारा। यहाँ जेएजी का जूनियर
एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जेएजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। जेएजी कौन होता है? तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। और एसएजी अगर रहेगा तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। अगला क्वेश्चन है, हड़ताल पर जाने से पूर्व कितने दिन या सप्ताह का नोटिस देना लोक सेवा है? 14 दिन है, 14 डे या 2 वीक। एमएससीपी के लिए आवश्यक एपीएआर का वर्तमान बेंचमार्क क्या है? 46 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी गुड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। नंबर ऑफ वर्कर मेल और फीमेल, और ये मैंडेटरी प्रोविजन अंडर फैक्ट्री एक्ट। 47 नंबर के 500 से अधिक अगर है तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा? 500 से अधिक कर्मचारी अगर रहते हैं, 47 के डी ऑप्शन सही है। पहला तो वेलफेयर ऑफिसर रहेंगे। फिर 250 से अगर अधिक रहता है तो कैंटीन रहे उपलब्ध कराया जाएगा। 150 से अगर अधिक है आदमी रहेंगे तो फर्स्ट एड बॉक्स रहेगा उपलब्ध कराया जाएगा। और 30 से अधिक रहेंगे तो क्रेश रहेगा ऑप्शन। तो सबका ए सामने सामने वाला ही है। 30 से अधिक रहे तो क्रेच रहेगा। तो इस तरह से दिया गया है। श्रमिकों की संख्या और फैक्ट्री अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधान क्या क्या है? 500 से अधिक रहेंगे तो कल्याण कार्यक्रम कार्यालय रहेगा, मतलब वेलफेयर ऑफिसर रहेंगे। 250 से अधिक रहेंगे तो कैंटीन उपलब्ध कराया जाएगा। 150 से अधिक रहेंगे तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा। 30 से अधिक रहेगा तो क्रैच रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एपीएआर का पूर्ण रूप क्या है? 48 नंबर का क्वेश्चन है। तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? 49 के सी ऑप्शन सही है, 1948 को। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय अधीक्षक के संबंध में एपीएआर का अधिकार कौन स्वीकार कर रहा है? 50 का बी है, जूनियर एडवाइजर ग्रेड वाला रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? 51 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 1926 में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रथा के अनुसार कितने दिनों के भीतर कर्मचारी को रिपोर्ट में अपना आत्म मूल्यांकन प्रस्तुत करना चाहिए अधिकारी से? 15 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर विद इन 15 डेज, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकी विवाद अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? तो ये है 1947 को। औद्योगिक विवाद अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था 1947 को। अगला क्वेश्चन है, समीक्षा और स्वीकार करने वाले प्राधिकारियों को अपने एपीआर में अपना मूल्यांकन मौजूदा निर्देशों के अनुसार रिपोर्टिंग, समीक्षा और स्वीकार करने वाले अधिकारियों को अपने एपीआर में अपना मूल्यांकन दर्ज करने के लिए एक अधीनस्थ अधिकारी के काम और आचरण की निगरानी करने का कम से कम कितने दिन अनुभव होना आवश्यक है? 90 दिन, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस श्रेणी में 100% सीधी भर्ती होती है?
55 नंबर का सी ऑप्शन सही है। स्टाफ नर्स का और लैब सहायक का, दोनों का। अगला क्वेश्चन है ईएमपीपी अनुभाग से संबंधित है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, 56 का बी ऑप्शन सही है। पदों का सृजन और ईएमपीपी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये होता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 57 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा प्राकृतिक आपदा के दौरान भी विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्राकृतिक आपदा के दौरान भी विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन है, अविवाहित महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, पितृत्व अवकाश बच्चों के जन्म के 6 महीने के भीतर दिया जा सकता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक अवकाश को कार्यभार ग्रहण समय के साथ जोड़ा जा सकता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, कह रहा कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, पद ग्रहण के लिए कौन सी श्रेणी है? पद सृजन के लिए केवल कौन सी श्रेणी है? तो ये आपका है चालक दल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व अवकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 59 का डी ऑप्शन सही है। कह रहा है इसमें कौन सा कथन गलत पूछा गया है? तो 2 बच्चों तक इसकी अनुमति है, ये सही है मातृत्व अवकाश। और बच्चे की मृत्यु हो जाने पर भी उसका लाभ उठाया जा सकता है, ये भी सही है। यह छुट्टी कर्मचारियों का अधिकार नहीं है, या छुट्टी कर्मचारियों का अधिकार नहीं, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। यह केवल 135 दिनों के लिए स्वीकृत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। कह रहा कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है, या केवल 135 दिनों के लिए स्वीकृत है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, लेवल 8 से लेवल 9 तक के स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा क्या है? आरवीई संख्या 155/2022। तो 60 नंबर का बी ऑप्शन 4 वर्ष है। लेवल 8 से लेवल 9 तक के स्नातक स्तर की परीक्षा के लिए पढ़ाई के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा क्या है? 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पितृत्व अवकाश किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 61 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 1997 में। अगला क्वेश्चन, सामान्य समर्पण पोस्ट के अनुसार समर्पण धन मूल्य का कितना प्रतिशत रेलवे बोर्ड रिक्त बैंक को भेजा जाना चाहिए? 25%। ऑप्शन नंबर सी सही है। सामान्य समर्पण पोस्ट के अनुसार समर्पण धन मूल्य का कितना प्रतिशत रेलवे बोर्ड रिक्त बैंक को भेजा जाना चाहिए? 25%। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन केयर लीव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। कह रहा है चिल्ड्रन केयर लीव का लाभ बच्चों की बीमारी या शिक्षा देखभाल आदि के लिए लिया जा सकता है, ये सही है। इसका भुगतान वर्ष में न्यूनतम 5 दिन और 3 बार लिया जा सकता है। इसका भुगतान वर्ष में न्यूनतम 5 दिन और 3 बार लिया जा सकता है, ये भी सही है। संपूर्ण सेवा में कुल 730 दिन दिए जाते हैं, सही है। यह पहले 2 सेवारत बच्चों और 21 वर्ष की आयु तक के लिए प्रदान किया जाता है। 63 के लिए चाइल्ड केयर लीव, यह पहले 2 सेवारत बच्चों, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, यदि सरेंडर पोस्ट कार्य
अध्ययन रिपोर्ट की सलाह पर हुई है तो सरेंडर मनी मूल्य का कितना प्रतिशत रेलवे बोर्ड रिक्त बैंक को जाना चाहिए? 64 नंबर के बी ऑप्शन सही है, 15%। लिखा है, यदि सरेंडर पोस्ट कार्य अध्ययन रिपोर्ट की सलाह पर हुई है तो सरेंडर मनी मूल्य का कितना प्रतिशत रेलवे बोर्ड रिक्त बैंक को भेजा जाना चाहिए? 15%। अगला क्वेश्चन है, पुरुष कर्मचारियों को नसबंदी का ऑपरेशन के लिए कितने दिनों की स्पेशल सीएल दी जाती है? 65 नंबर डी ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं, शायद एक दिन का होगा, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रू के अलावा अन्य पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो वित्त मंत्रालय है, 66 नंबर का सी ऑप्शन सही है, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन, एक बार में कितने वर्ष के लिए असाधारण अवकाश दिया जा सकता है? 67 नंबर सी, 5 साल तक। अगला क्वेश्चन है, उच्च ग्रेड में पदोन्नत पर वेतन निर्धारण या फार के अनुसार किया जाता है? 68 नंबर का ए ऑप्शन से 22। अब यह फार का भी फुल फॉर्म पूछता है, तो फंडामेंटल रूल या फार। उच्च ग्रेड पदोन्नति का वेतन निर्धारण फंडामेंटल रूल 22 के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का दंड है? निम्न में से कौन सा एक प्रकार का दंड है? 69 नंबर का क्वेश्चन। अनिवार्य सेवानिवृत्त, कंपल्सरी रिटायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी को उसके स्वयं के अनुरोध पर या फाइनेंशियल रूल 15A के तहत निचले पद पर स्थानांतरित किया जाता है का वेतन नियमित आधार पर पद धारण करने वाले सरकारी सेवक को संशोधित वेतन संरचना में नियमित रूप से उच्च स्तर के पद पर उसके द्वारा प्राप्त वेतन के बराबर स्वयं पर तय किया जाएगा। यदि ऐसा कोई चरण उपलब्ध नहीं है तो वेतन नियमित रूप से आयोजित पद के उच्च स्तर पर उसके द्वारा प्राप्त वेतन के संबंध में निचले स्तर में डैश चरण पर तय किया जाएगा और वेतन में अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में भविष्य की वेतन वृद्धि में समाहित कर दिया जा सकता है। 70 नंबर का सी ऑप्शन सही है। अगले निचले नेक्स्ट बिलो सेल, अगला नीचे के सेल, ऑप्शन नंबर सी है। ये कंफर्म क्या कह रहा है पता नहीं, इसको पढ़ के समझना। अगला क्वेश्चन है, पीसीबीओ का पूर्ण रूप क्या है? 71 नंबर के बी ऑप्शन, प्रिंसिपल पीरियोडिकल कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, गहन श्रमिकों के लिए काम करने के मानक घंटे हैं? 72 के ए ऑप्शन सही, 42 घंटे। गहन श्रमिकों के लिए काम करने के मानक घंटे 42 घंटे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस श्रेणी को बहिष्कृत 42 घंटे पर वीक, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को बहिष्कृत वर्गीकरण कहा जाता है? तो यह है मैट्रन, रेलवे स्कूल शिक्षक और स्टेनो, ये सभी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को बहिष्कृत वर्गीकरण कहा जाता है? एक्सक्लूडेड क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है,
नाइट ड्यूटी शब्द को हीरो में के बीच ड्यूटी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 10 से 6, ऑप्शन नंबर 10 PM से 6 PM तक, 10 बजे से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। सतत रोस्टर में लॉन्ग ऑन का मतलब डैश के अधिक की ड्यूटी की अवधि है। 75 नंबर के बी ऑप्शन सही है, 10 घंटे। ये बजे लिखा है, मिसिंग हुआ, 10 घंटे है। सतत रजिस्टर में लॉन्ग ऑन का मतलब होता है 10 घंटे से अधिक की ड्यूटी की अवधि। अगला क्वेश्चन है, एमएसपी योजना कब से शुरू की गई थी? 76। 1/9/2008 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, नर्सिंग कार्मिकों को ड्रेस भत्ता दिया जाता है 1800 रुपये प्रति मंथ। 77 के डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चाहने वाले कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली नोटिस अवधि की अवधि क्या है? 3 मंथ पहले दिया जाना चाहिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चाहने वाले कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली नोटिस अवधि क्या है? 3 मंथ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीएम शब्द संक्षिप्त नाम किससे संबंधित है? 79 नंबर के डी ऑप्शन सही, खरीद से है। 79 नंबर। यूडीएम का भी फुल फॉर्म पूरा जाता है यूडीएम, तो यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल होता है। अगला क्वेश्चन है, सेवा की सामान्य शर्तों से संबंधित अध्ययन निम्न में से किस कोड या मैनुअल में उपलब्ध है? तो IREC 1 में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। IREM का फुल फॉर्म भी पूछता है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल होता है। और सी का मतलब होता है आपका कोड, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। अगला क्वेश्चन है, वह अध्याय जो भर्ती प्रशिक्षण आदि से संबंधित है निम्नलिखित में से किस कोड या मैनुअल में उपलब्ध है? 81 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है, IREM 1 में। अगला क्वेश्चन, CGEGIS का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस ग्रुप स्कीम, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप, यहाँ लिख देते हैं फिर से, CGEGIS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लखनऊ में स्थित है? RDSO है, ऑप्शन नंबर डी से ए सही है। तो इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, IRITM का भी फुल फॉर्म पूछता है। तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। RDSO का फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ये IRITM का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो पूछा था निम्न में से कौन सा लखनऊ में स्थित है? RDSO स्थित है, ये कंफर्म नहीं कहाँ पर स्थित है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट। निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्व मंडल है?
84 नंबर का डी ऑप्शन सही है, तिनसुकिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दंड सरकार या प्रशासन में भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य होगा? तो बर्खास्त होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, डिसमिस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय मुख्यालय शहर या संयोजन सही नहीं है? 86 नंबर का ए सही नहीं है, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर है। दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर है, पूर्व मध्य हाजीपुर है, पश्चिम रेलवे जबलपुर। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक मेंटेनर के लिए आवश्यक चिकित्सा मानक क्या है? तो B1 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्री विलेज पास पर कितने ब्रेक जर्नी की अनुमति है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 88 के डी, कितना भी ले सकते हैं, लिमिट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, D&A नियम 1968 के तहत आरोपित कर्मचारी द्वारा प्रशासन को हुई हानि का वसूली किसके अंतर्गत आती है? 89 नंबर के ए है, मामूली जुर्माना। ऑप्शन नंबर ए सही है। D&A नियम 1968 के तहत आरोपित कर्मचारी द्वारा प्रशासन को हुई हानि की वसूली किसके अंतर्गत है? माइनर वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D&A नियम के तहत अपील के निपटान की समय सीमा अवधि कितनी है? तो ये है आपका D&A नियम के तहत अपील के निपटान की सीमा अवधि कितनी है? 90 की डी, इनमें से कोई नहीं है, शायद 60 दिन है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 91 के तमिलनाडु है। सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य सूचना आयुक्त को शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए RTI अधिनियम 2005 में निर्दिष्ट समय सीमा कोई ऐसी कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम का अर्थ क्या है? 93 नंबर का क्वेश्चन है। कार्य दस्तावेज अभिलेख का निरीक्षण करें, दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स ले निकालें या प्रमाणित प्रतियां ले, सामग्री के प्रमाणित नमूने ले, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, RTI अधिनियम 2005 के तहत CPIO पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 25,000। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपीलीय पर निर्णय लेना चाहिए। 95 के सी ऑप्शन सही है। क्या है? असाधारण मामलों में अपील की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर यदि कारण हो रिकॉर्ड किया जाए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में कर्मचारी लाभ निधि किस वर्ष शुरू की गई थी? 1931 में। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी लाभ निधि के स्रोता क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, जुर्माना से प्राप्त सभी प्राप्तियां और गैर राजपत्रित कर्मचारियों की जब्त PF बोनस से लाभ प्राप्तियां और 3 वर्षों से अधिक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारी लाभ निधि का स्रोत क्या है? जुर्माने से प्राप्त सभी प्राप्ति और गैर राजपत्रित कर्मचारियों की जब्त PF बोनस से सभी प्राप्तियां और 3 वर्षों से अधिक वेतन का भुगतान नहीं किया गया।
अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कर्मचारी लाभ निधि में कितनी राशि का योगदान दिया जाता है? 98 नंबर के सी। हर साल 800 रुपये प्रति व्यक्ति। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कर्मचारी लाभ निधि में कितनी राशि का योगदान दिया जाता है? 800 रुपये प्रति माह। अगला क्वेश्चन है, किस कक्षा तक स्कूल जाने वाले व्यक्ति के लिए छात्रावास सब्सिडी की अनुमति दी जाती है? 12वीं पास तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे संस्थान या क्लब के उपाध्यक्ष कौन है? तो मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्री राजभाषा शील्ड का पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, 7,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो ये होता है 4 बार, वर्ष में 4 बार, 3-3 महीने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्य प्रदेश राजभाषा नियम 1976 अनुसार किस क्षेत्र में आता है? 104 नंबर के का क्षेत्र में। भारत के राज्यों को कितने श्रेणियों में आधिकारिक भाषा नीति के अनुसार स्वीकृत किया गया है? 3 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? 106 नंबर के डीआरएम होते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 348। का क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों का सही समूह कौन सा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।